किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं बुधवार के कार्यक्रम में। राहु केतु से संबंधित आप लोगों ने सवाल पूछा था कि उनके उच्च और नीच ग्रह के बारे में बता दीजिए या कब वो बली होते हैं, कहां पे। इस पे चर्चा लेकर के आया हूं। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं जाना नहीं है। मैं आ गया हूं तो आप भी उपस्थित हो जाइए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहीं से शुरू होगी और यहीं पे खत्म भी हो जाएगी। पर हम लोगों का एप्लीकेशन बनके तैयार हो गया है। 18 तारीख को शाम से आपको वो प्ले स्टोर पे मिलने लगेगा। ज्योतिषी लक्ष्य सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। JYOTISHHILAKSHYA। एक बार फिर से बोल देता हूं, JYOTISHHILAKSHYA। ये नाम आपको अपने मोबाइल के एप्लीकेशन जहां पे प्ले स्टोर होता है वहां सर्च करने पे आपको हमारे इस चैनल का एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां पे आपको प्रत्येक दिन का पंचांग, वहां पे कुछ अच्छी बातें जो मैं लिखना चाहता हूं आप लोगों के लिए, जो कि अभी तक नहीं लिख पा रहा था, वो मिलेंगी। उसके बाद हमारा प्रत्येक दिन का कार्यक्रम वहां आपको मिल जाएगा। अब आपको YouTube पे ना जा करके आप वहां से भी मेरे चैनल को देख सकते हैं, मेरे चैनल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत बात हो गई। मैंने ये बात या आप लोगों ने कई बार पूछी थी कि राहु केतु के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए कि वो उच्च के और बली कहां होते हैं। जैसे राहु और केतु ऐसे दो नोड होते हैं जो ग्रहण के समय उनका परिभाषित होना सही होता है, मतलब वो ग्रहण लगाते हैं सूर्य और चंद्रमा को। ये बात मैं इस कार्यक्रम में न शामिल करूं तो ज़्यादा अच्छी बात हो कि वो देवासुर संग्राम और पता नहीं वो समुद्र मंथन, वो सब चीज़ें यहाँ पे ठीक नहीं होंगी। वो सब लोग आप लोग जानते हैं। एक ही बात को कई बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, वक्त की बर्बादी है। राहु अगर उतनी ही बात जानिए, 1, 8, 11, 6, 2 और 4, ये जो 6 राशियां हैं, जैसे मेष राशि के राहु, वृश्चिक राशि के राहु, कुंभ राशि के राहु, कन्या राशि के राहु, कर्क राशि के राहु, वृषभ राशि के राहु अगर दशम स्थान में बैठे हों तो ये व्यक्ति को नीचे से ले जाकर के ऊपर बिठा देते हैं, पक्की बात है। और अगर ये राशियों में अगर राहु किसी अन्य भाव में भी पड़े हों तो फिर भी वो सामान्यतया कमजोर नहीं कहे जाते, बली कमजोर नहीं होते, वो अच्छे परिणाम देते हैं। पर अगर इन्हीं राशियों में हो करके अगर दशम भाव में वो बैठे हों तो निसंदेह ये राहु बलवान होते हैं और व्यक्ति के कैरियर को, कर्म क्षेत्र को, राजनीति से भर के कर्म क्षेत्र में मजबूती जितना सोच सकते हो सोच लो, आपको ले जाकर के वो पद स्थापित कर देगा। ये राहु आपको कार्मिक रूप से इतना ज्यादा बलवान बना देता है कि आप यथेष्ट भूमिका में पहुंच जाते हो। राहु और केतु के उच्च और नीच राशियों के बारे में कई ग्रंथों में अलग अलग बातें कही गई हैं, पर वस्तुतः हम उनके उच्च और नीच राशि को हटा करके अगर हम सिर्फ अपना दिमाग इस बात पे फोकस करें कि किन किन राशियों में आखिर राहु अच्छे परिणाम देते हैं। वृषभ के राहु अच्छे माने जाते हैं, वृश्चिक के राहु कई बार कमजोर हो जाते हैं। मैं आपको आने वाले दिनों में इनके लिए एक और अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा कि किन किन राशियों में वो किन किन भावों में अच्छे परिणाम देते हैं। पर वस्तुतः आपको ये बात आज के कार्यक्रम में इतनी सी बता दूं कि ये कभी भी अगर इन भावों में बैठे हों, इन राशियों में बैठे हों, इस भाव में विशेषतया, तो ये अच्छे होते हैं, इनके परिणाम अच्छे मिलते हैं। ये आपके मास लेवल पे जो ऑडियंस होती है, जिसमें कि विस्तार से एक जन समुदाय की बात की जाती है, आपके क्राउन की बात करी जाती है, आपके सिंहासन पे आरूढ़ होने की बात कही जाती है, ये राहु वहां पे आपको पहुंचा सकते हैं। वहीं केतु जहां दूसरे और अष्टम भाव के कारक होते हैं, परंतु एकादशवें भाव में अगर वो कन्या के हों, वृषभ के हों, मेष के हों,
वृश्चिक के हों और साथ ही साथ धनु राशि के होते हैं तो ये बलवान होते हैं और हमेशा ही सर्वदा सुखदायी होते हैं। केतु को मंगल के सदृश फलों को करने वाला कहा जाता है। अगर देवगुरु बृहस्पति के साथ वो बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों का विधाता बना देते हैं, पुरोधा बना देते हैं, धार्मिक और धर्म सम्राट बना देते हैं, धर्म में आगे लेके जाते हैं। और एक बात और बताता हूं, दरअसल यहां पे एक बात और भी समझने वाली है कि ये दोनों भाव ऐसे हैं, राहु व्यक्ति को बब्बर बनाता है शेर की तरह, और ये इच्छा पूर्ति का भाव है। केतु आपके प्रभावों को अविच्छिन्न करता है, मतलब है कि वो आपके जीवन में जितनी भी इच्छाएं आपने रखी हैं वो सब पूरी करने की क्षमता केतु के पास है। सर्वाधिक शुभग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनके सदृश और पापक ग्रह में शनि और मंगल में मंगल की तरह ये ऐसा ग्रह है जो अनुभवी है, बहुत ज्यादा वृद्ध है, इसके पास अनुभव का अंबार है, सबसे ज्यादा अनुभवी ग्रह इसे कहा जाता है। जहां एक तरफ ये सर्वाधिक पापक ग्रह मंगल शनि से नहीं मंगल से प्रभावित है, वहीं सर्वाधिक शुभग्रह गुरु से प्रभावित होने के कारण कई बार ये उनसे भी ज्यादा शुभग हो जाता है। मंगल के प्रभाव से युक्त होने के कारण इसे मंगलवत भी कहा जाता है। दिमाग में उतर रही हैं चीजें या ऐसे ही खाली बोल रहा हूं मैं? इधर देखिए, ये राशियां और यही दोनों भाव। मैंने इस पे एक और भी कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के चौथे और पांचवें भाव में, 10वें और एकादशवें भाव में अगर राहु बैठे हों तो ये सर्व प्रकार से सर्व सुखदायी और सर्व प्रकार से सभी प्रकार से अच्छे फलों को देने वाले हो जाते हैं। इसमें आपको अपनी दशा में वो न तो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और न बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात होती है। बस इतनी सी बात थी, सोचा बता दूं। ये आपने पूछा था सो बता दिया। अगर इन राशियों में राहु अगर बैठे हों किसी अन्य भाव में भी तो थोड़े से वो कमजोर परेशान करते हैं, मतलब वो जातक के लिए ठीक हो जाता है, लाभकारी। अगर इन राशियों में केतु पड़े हों तो वो ठीक हो जाते हैं, पर अगर इन भावों में हो तो वो और भी ज्यादा अच्छी बात है। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? अब यहीं से मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं कि कर्म और अकर्म क्या है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए तो रह ही नहीं सकता है। तो वास्तव में कर्म है क्या और अकर्म की स्थिति क्या है, अब ये तो बात कल से पता चलेगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।